वेलकम टू गालबाज दोस्तों। काफी समय से मन था ऑस्कर पे बात करने का, लेकिन कर ही नहीं पाया। बेटे 2024 के ऑस्कर के लिए कुछ जल्दी नहीं हो गया ये? भाई साहब मैं 2023 की ही बात कर रहा हूँ। 1 महीने बाद आ रही है तू बेटे। बेटे अब तो तेरी इस वीडियो की लंका लगने वाली है। घंटा कोई नहीं देखने आ रही है इसको। और हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही यार, तू इतनी बड़ी वीडियो में बतागा क्या? ये तो शॉर्ट वाला मटेरियल है बेटे, शॉर्ट बनाया कर। देख मैं समझाता हूँ। तुम लोगों ने RRR तो देख ही रखी होगी। एक एलिफेंट विस्परर्स देख लो, दूसरी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस देख लो। हो गया ये पूरा ऑस्कर। बेटे तूने ही मेरी वीडियो का इंट्रो दे दिया। अगर थोड़ा सा कम बोलता ना तो बेवकूफ नहीं लगता। तो गाइस, इसने जो बोला वो सही था, लेकिन इसकी वजह से कुछ फिल्में ऐसी रह गई हैं जिन पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई है। तो इस वीडियो में 5 ऐसी ही मेरी फेवरेट फिल्म्स की बात होगी। इन फिल्म्स के साथ साथ और भी रिकमेंडेशंस है वीडियो में, प्लस एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए एक कन्फेशन भी है। बस आप आखिर तक बने रहना। ये फिल्में जहां भी स्ट्रीम हो रही हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना आप। देखो भाई साहब, सारी फिल्में एक तरफ और अपनी RRR एक तरफ। अमेरिकन्स ऐसे पागल हुए हैं ना इसके पीछे कि पूछो मत। इतनी खुशी होती है ना कि सड़क पे ऐसे कॉलर खड़ा करके चलने का मन करता है डूड बन के। अबे वीडियो कब बनाएगा उस पे अगले जन्म में? जल्दी आएगी RRR पर भी एक वीडियो। लेकिन नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने से मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्या आपको पता है कि इस फिल्म ने ऑस्कर जीतने से पहले लगभग 15 बड़े अमेरिकी अवार्ड्स जीते हैं, जिसकी वजह से आखिर तक आते आते ऑब्वियस सा हो गया था इसका जीतना। बेटे मुद्दे पे आ जाओ। तो गाइस, 5वें नंबर पर आएगी आफ्टर सन। ये फिल्म एक बाप बेटी के रिश्तों को एक्सप्लोर करती है, जिसमें अपने 30s में आ चुकी सोफी एक वीडियो टेप के थ्रू 20 साल पहले का समय याद कर रही है, जब वो अपने बाप के साथ छुट्टियों पे घूमने गई थी। पूरी फिल्म ही उन मंडेन यानी हल्के फुल्के मोमेंट्स जो उसने कैमरे में कैद किए थे उनका एक्सटेंडेड वर्जन है। यही हल्के फुल्के मोमेंट्स बहुत गहरी बात भी कहते हैं। एक तरफ उसका फादर है जो यंग एज में बाप बन गया था, वो डिप्रेशन का शिकार है। दूसरी तरफ सोफी है जो धीमे धीमे किशोरावस्था की तरफ बढ़ रही है। अपने बाप के साथ वो पूरी तरह खुश भी नहीं है। दोनों अभी भी अपनी अपनी तरीके से दुनिया डिस्कवर कर रहे हैं। सोफी फिलहाल जो अपने बाप की उम्र की हो चुकी है, तब वो अच्छे से समझ रही है कि उस जमाने में उसका बाप ऐसा क्यों था। पॉल मेस्केल और फ्रैंकी कोरियो दोनों ही स्क्रीन पे बहुत नेचुरल लगे हैं। दोनों के ही भाव बहुत सटल महीन रखे गए हैं, स्पेशली यंग सोफी के। इस फिल्म के आखिर में एक दिस इज द लास्ट डांस करके गाना है, जिसका इम्पैक्ट जब आप पे पड़ेगा ना, एकदम झिंझोड़ के रख देगा। कुछ इसी आइडिया को बहुत अलग तरीके से इमेजिन करने वाली एक फिल्म है ऑन द रॉक्स। और क्योंकि ये फिल्म कमिंग ऑफ एज यानी बड़े होने की कहानी बताती है, तो मुझे 8th ग्रेड और पिछले साल बेस्ट फिल्म का ऑस्कर जीतने वाली कोडा याद आ गई। गुरु, सभी फिल्में देखने लायक हैं ये। अबे एक ही पिक्चर को कितना खींचेगा? अबे आगे बढ़ जा। 4th नंबर पर आएगी द बेंशीज ऑफ इनिशरिन। इसके टाइटल का सीधा मतलब ये है कि आयरलैंड के एक आइलैंड में मौत घूम रही है। तो भाई साहब, ये फिल्म 2 लंगोटिया यारों की कहानी बताती है। ये कॉलम साहब बारिक साहब से बोलना छोड़ देते हैं। एक दिन कॉलम साहब को एहसास होता है कि यार, हमने तो अपना सारा जीवन बकचोदी में निकाल दिया। उसी दिन वो डिसाइड करते हैं कि यार, अब मैं इससे नहीं बोलूंगा। अपने बचे कुचे जीवन को नीरस नहीं होने देने का। इस आइलैंड का जीवन कुछ इसी तरीके का है। लोग नीरस हैं और समय को धक्का देते हुए नजर आते हैं। उधर पारिक उसी जीवन और बकचोदियों में खुश था। वो इस बात से परेशान है कि यार, अचानक में ऐसा क्या हो गया। अलग अलग तरीकों से वो जानने की कोशिश में है। उसी दौरान वहाँ सिविल वॉर भी चल रहा है। डायरेक्टर साहब ने अपने किरदारों के थ्रू जो भी टिप्पणी की है वो तो पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन दोनों के बीच की आपसी नोकझोंक देखने में बहुत अच्छी लगती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि कॉलम साहब कह देते हैं कि साले मुझसे ज्यादा उंगली करेगा तो अपनी उंगलियां काट लूंगा। कभी कभी होता है ना, गुस्सा खुद से होते हो लेकिन निकाल दूसरों पे देते हो। कुछ यही हाल है कॉलम साहब का भी। दोनों की ही शानदार परफॉर्मेंस है। कॉलिन फेरेल साहब ने अपने किरदार में सब तरीके के भाव जैसे लाचारी, मर्दानगी, नीरसता, कमजोरी बेहतरीन ढंग से निभाए हैं। डायरेक्टर मार्टिन मैकडोना साहब ने इस आयरलैंड को कैप्चर भी बड़ी खूबसूरती से किया है। डायरेक्टर साहब विडंबना, आयरनी में कॉमेडी भी निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से फिल्म में कभी एंटरटेनमेंट कम नहीं होता। उनकी पिछली फिल्म्स 3 बिलबोर्ड आउटसाइड एबिंग मिजूरी भी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और हाँ, इस फिल्म में एक छोटी सी एक तरफा प्यार वाली कहानी भी चल रही है। भाई साहब, वो भी आपका दिल चीर देगी। बेटे देख लिया है आपने शाहरुख भाई कहाँ मशहूर है। खैर, नंबर 3 पर आएगी एल्विस। बिना म्यूजिकल्स के कहाँ पूरा होता है ऑस्कर। तो ये फिल्म एक मशहूर अमेरिकी सिंगर एल्विस प्रेस्ली की कहानी बताती है, जिनके करियर का पीक 1956 से 1958 रहा था। जितनी मेरी समझ रही है इस फिल्म की, उसके हिसाब से उनके नए तरीके की म्यूजिक से दुनिया तो झूम रही है, लेकिन सरकार को उससे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनका म्यूजिक वो अफ्रीकन अमेरिकन का फ्यूजन सा था, जिसकी वजह से ये फिल्म उस समय की जातिगत समस्याओं को भी हाईलाइट करती है। टॉम हैंक्स साहब जो इस फिल्म में एल्विस के मैनेजर बने हैं, कहानी उनके दृष्टिकोण से सुनाई जाती है। उनके किरदार अपने एक्शंस का आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। एकदम वाव परफॉर्मेंस है उनका। मैंने कभी एल्विस साहब को देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन ऑस्टिन बटलर साहब की एक्टिंग देख के आपको ऐसा जरूर फील हो जाएगा
कि इन्होंने एल्विस साहब के सुर को शायद बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। फिल्म में बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश की गई है जो कि मेरे उतने ज्यादा तो पल्ले नहीं पड़ी। पल्ले पड़ा तो इस फिल्म का पैशन। भाई साहब बड़े पैशन के साथ बनाई गई है ये फिल्म। इस फिल्म के स्टाइलिस्टिक शॉट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इस फिल्म के पैशनेट होने का अंदाजा आप इसके पोस्टर से लगा सकते हो। आपको लगेगा कि ये फिल्म एल्विस साहब की लाइफ को सेलिब्रेट कर रही है। कुछ इसी तरीके की पिछले ऑस्कर्स की फिल्म्स हैं, रॉकेटमैन और बोहेमियन रैप्सोडी। समय लगे तो वो भी देखना आप। खैर अब टॉप 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई साहब दूसरे नंबर पर आती है द वेल। अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो इस फिल्म को नंबर 1 पर होना चाहिए था, लेकिन जो फिल्म 1 नंबर पर है उससे मेरा पर्सनल बायस जुड़ा हुआ है। मतलब थोड़े पक्षपाती हैं हम उसके लिए, बताऊंगा आगे। ये फिल्म आफ्टर सन से बिल्कुल अलग तरीके से फादर डॉटर रिलेशंस को एक्सप्लोर करती है। इसमें वो अपने मम्मी वाले ब्रेंडन फ्रेजर साहब हैं, जिनको बेहद मोटा दिखाया गया है। उनको परफॉर्मेंस और मेकअप के लिए ऑस्कर भी मिला है। फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसमें वे आपको लाचार नजर नहीं आएंगे, बल्कि और खुल के कहूँ तो भद्दे नहीं लगेंगे। इसकी वजह से आप उनसे एकदम जुड़ जाते हो। चार्ली पश्चाताप में है कि वो अपनी बच्ची के ग्रोथ ईयर्स में उसके साथ नहीं था, और ये फिल्म उनके आखिरी समय में इसी पश्चाताप को दूर करती है। उधर अपनी स्ट्रेंजर थिंग वाली मैक्स वही बागी किस्म की लड़की बनी है जो कि अपने फादर को बड़ी डिस्गस्ट नजर से देखती है। सभी को हिंसक देखने वाली एली को आखिर उसका बाप समझ जाता है, और उसकी अपने बाप के लिए जो हेट थी ना वो भी खत्म हो जाती है। दोनों के अंदर की लिखने की कला एक दूसरे को क्लोज आने के लिए ब्रिज का काम करती है। वो आ गई बात समझ में, ज्यादा फिलॉसफी नहीं। फ्रेजर साहब के अलावा बाकी दोनों परफॉर्मेंसेस भी शानदार थे। इस फिल्म को ऐसे चौकोर रेजोल्यूशन में रखा गया है ना, जो कि चार्ली के छोटे अपार्टमेंट की तरह एक अनईज पैदा करती है। भाई साहब फिल्म के बाद 1-2 मिनट तक ऐसे सिसक के रो रहा था मैं। ये था इस फिल्म का इम्पैक्ट। डायरेक्टर डैरन एरोनोफ्स्की की ये शायद सबसे सुलझी हुई फिल्म है। उनकी मदर, ब्लैक स्वान और एक्वेरियम ऑफ ए ड्रीम काफी उलझी हुई फिल्में थी, लेकिन उनका अपना मजा था। भाई साहब केमिस्ट्री तो हमको समझ में आई नहीं बिल्कुल भी। वो आके क्लास में एकदम से ऐसे फिगर्स ही बनाते और बोले यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डायलॉग कन्वर्सेशन। एक हमारी क्लास में बहुत होनहार छात्र था, है ना, तो सर पता नहीं क्या क्या उसको समझाते रहते थे। वो भी सर से हम कभी उसका चेहरा देखें, कभी सर का चेहरा देखें। कुछ ऐसा ही मेरा इन फिल्म्स के साथ हुआ। भाई साहब ट्रायंगल बाय सैडनेस और टार 2 ऐसी नॉमिनेटेड फिल्म्स थी जिनको देखते हुए कुछ ऐसा फील हुआ। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस में जो रिच लोगों पे कटाक्ष करने की कोशिश की गई है वो मुझे तो उतनी समझ नहीं आई, जिसकी वजह से मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं जग पाया उस फिल्म में। हाँ, उसमें एक सीन है जहाँ एक शिप में तबाही सी मच रही है, उसको फिल्माया बड़ी बेहतरीन तरीके से गया है। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझ जैसे बुद्धों को थोड़ा सा प्रकाशित करें कि हो क्या रहा था फिल्म में। उधर टार, लिडिया टार करके एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की कहानी सुनाती है, जिसको प्ले किया है अपनी हेला दीदी केट ब्लैंचेट ने। नो डाउट उनका ये एक शानदार परफॉर्मेंस था। उन्होंने किरदार के स्ट्रगल को बड़े बेहतरीन ढंग से दिखाया है। लंबे लंबे मोनोलॉग, मतलब बड़े बड़े डायलॉग्स भी क्या खूबसूरती से बोले हैं, लेकिन फिल्म में कुछ खास हो ही नहीं रहा। डायरेक्टर साहब वाइट शॉट लगा के भूल जाते हैं और किरदार बहुत देर तक कन्वर्सेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म को पूरा देखने में मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई। आप किस ऑस्कर फिल्म में सबसे ज्यादा बोर हुए थे, बताना कमेंट करके। अबे नंबर 1 पे क्या अगले साल आएगा? भाई साहब बस 1 मिनट और दे दो, जरा सा ऑनरेबल मेंशंस के बारे में और बता दो। 3 और फिल्म्स थी जो ठीक लगी मुझे। एक थी ऑल दैट ब्रीथ्स, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री थी जो दिल्ली में चीलों को बचा रहे 2 भाइयों की कहानी सुनाती है। ये सिंपल कहानी देखते ही देखते कितनी फिलोसॉफिकल हो जाती है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। उसके बाद आएगी बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर जीतने वाली ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। भाई साहब मानते हैं सभी अवार्ड डिजर्व करती है ये वर्ल्ड वॉर 1 पर बनी एक जर्मन फिल्म। क्या शानदार तरीके से वॉर को कैप्चर किया है इन लोगों ने, वाओ। लास्ट में है विमेन टॉकिंग, जिसने बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है, जिसमें कुछ औरतें उन पर पहले क्या क्या अत्याचार हुए हैं उन पर बैठकर चर्चाएं कर रही हैं और आगे बिना मर्दों के जीवन यापन कैसे करना है उसके बारे में सोच रही हैं। इसमें सभी किरदारों के परफॉर्मेंसेस मुझे बढ़िया लगे। हाँ, इसमें ऑस्कर फेवरेट फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड भी थी, जिन्होंने नोमैडलैंड और 3 बिलबोर्ड आउटसाइड एबिंग मिजूरी के लिए ऑस्कर जीते थे। पता नहीं फिल्म में क्या रोल था उनका। इन दोनों फिल्मों की डीप समझ नहीं होने की वजह से इनको मैंने ऑनरेबल मेंशंस में रखा है। खैर नंबर 1 पे आते हैं, द फेबल्समैन। इस फिल्म से जरा हमारा पक्षपात ये है कि ये फिल्म मेकिंग के बारे में है, और कहीं ना कहीं यार हम भी फिल्में बनाना चाहते हैं। बेटे पहले यूट्यूब वीडियो सही से बना ली। तो ये फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग साहब की बायोग्राफी सी है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से दिखाया है कि बचपन में किसी चीज का इम्पैक्ट जिंदगी भर के लिए हो जाता है। फिल्म मेकिंग की लगातार समझ को बढ़ा रहा यंग सेमी का किरदार निभाने वाले गैब्रियल, उनके परफॉर्मेंस की गहराई और उनकी आंखें आपके दिल को छू जाएंगी। स्पीलबर्ग साहब ने फिल्म मेकिंग की बारीक चीजों को फैमिली की कहानी के साथ क्या खूबसूरती से पिरोया है। इसमें एक सीन है जब गैब्रियल अपनी फैमिली की एक वीडियो को एडिट कर रहा था,
उसमें एक फ्रेम में उसको पता लगता है कि उसकी माँ उसके बाप को चीट कर रही है। भाई साहब क्या सीन था वो। स्पीलबर्ग साहब ने बेहतरीन ढंग से दिखाया है कि एक आर्टिस्ट के ग्रोथ ईयर्स और बच्चों से कितने अलग हो सकते हैं। ये फिल्म मदर सन के रिलेशंस को भी बड़ी खूबसूरती और बड़ी गहराई से एक्सप्लोर करती है। इसमें गैब्रियल की मदर बनी मिचेल विलियम्स का भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस था। इस फिल्म ने स्पीलबर्ग साहब की ही द टर्मिनल जितना ही दिल छुआ, जो बात है। तो गाइस, ये थी मेरी ऑस्कर 2023 की फेवरेट फिल्म्स। आप अपनी फेवरेट फिल्म कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए जरा कन्फेशन की तरफ बढ़ते हैं। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जब मैंने पहली बार देखी थी ना तो अच्छी लगी थी, लेकिन जितने अवार्ड उसने जीते थे ना, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, उतनी पसंद नहीं आई थी। लेकिन भाई साहब दूसरी बार देखने के बाद मेरा पूरा नजरिया बदल गया उसको देखने का। हाँ, इसके अजीब एक्शंस का मैं उतना बड़ा फैन अभी भी नहीं हूँ, लेकिन जितने यूनिक अंदाज में ये फिल्म मदर डॉटर रिलेशंस को एक्सप्लोर करती है वो काबिल तारीफ है। प्लस जो हमारे पास ऑलरेडी है हमें उसको ही सेलिब्रेट करना चाहिए। इसको भी शानदार ढंग से दिखाती है। खैर, आप लोग बोलोगे तो मैं उस पर भी पूरी एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, ये था मेरा ऑस्कर 2023 का सफर। बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलेंगे अमेज़न की एक सीरीज जुबली के रिव्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।